साथियों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार है। 15 मिनट की इस विशेष पेशकश में जहां पर हम एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर के आते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत की आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर एनसीईआरटी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो हम आपको इस क्लास के अंदर में एनसीईआरटी नहीं, ओरिजिनल एनसीईआरटी की बात करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के नाम पर बाजार में लाखों प्रश्न झूठे बेच दिए जाते हैं। ऑफिसर्स एकेडमी एक ऐसी संस्थान है जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा बच्चों के सपनों को पूरा किया है। और जानते हैं इतना सिलेक्शन क्यों हुआ है? इतने सिलेक्शन इसलिए हुए हैं क्योंकि हम जो कहते हैं वही करते हैं। इस क्लास में आप आगे 5 मिनट के बाद देखिएगा कि जो एनसीईआरटी का ओरिजिनल हम फोटो लगा देते हैं कि बेटा देखो यहां से हमने प्रश्न बनाए हैं। तो एनसीईआरटी का मतलब ओरिजिनल एनसीईआरटी होता है। आइए शुरू करते हैं इस कक्षा को। ये एक बेहतरीन यात्रा होगी जहां पर आप 10 बेहतरीन सवाल देखेंगे। और आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के क्लास 8 को कवर करने वाले हैं। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी है, पेज बाय पेज हम लोग कवर कर रहे हैं। ये शायद मेरी चौथी वीडियो है इस श्रृंखला में, और ये ओरिजिनल एनसीईआरटी है, कोई फर्जी एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए क्लास की इस यात्रा को शुरू करते हैं। ये किताब का फोटो है जिस किताब से प्रश्न बनाए गए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सूचना है, बीपीएससी ने एईडीओ की वैकेंसी जारी कर दी है। आप जानते हैं कि एईडीओ एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जिसमें सिर्फ एक परीक्षा देकर आप पदाधिकारी बन सकते हैं। ना कोई मेंस है, ना इंटरव्यू है, सिर्फ एक एग्जाम दीजिए और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनिए। इसके अंदर में 3 पेपर होंगे, लैंग्वेज पेपर, जनरल स्टडीज और मैथ्स और रीजनिंग का अलग से पेपर होगा। तीनों का अलग अलग एग्जाम होगा, 300 नंबर की परीक्षा होगी ये, और सिर्फ 999 में हमारा बैच चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऑफर भी लगातार जारी है। इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए यदि आप चाहते हैं सफलता पाना, अदरवाइज आप यूं ही टहलते रहिए। हम आपको यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें फ्री में पढ़ाते रहेंगे, लेकिन पेड बैच की बात अलग होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त करना था। ये जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी से बनाया गया है, और पेज नंबर आप देख पा रहे होंगे 99 से, चैप्टर नंबर 8 से। भरोसा नहीं है तो आप एनसीईआरटी की किताब डाउनलोड कर लीजिए, 2024 वाली से हमने बनाया है, और वहां से आप जाकर मिला भी सकते हैं। हालांकि हम आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे, आप उसकी भी चिंता ना करें। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर ब्रिटिश नियंत्रण को समाप्त करना था। यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यानी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान आपको क्या हुआ था, जो ऑटोमन साम्राज्य था यानी तुर्की था, उस तुर्की के सुल्तान को क्या कहते थे, तो उसको खलीफा की पदवी प्राप्त थी। खलीफा कौन होते थे? तो खलीफा वो होते थे जो इस्लाम के सर्वोच्च धार्मिक गुरु माने जाते थे। इस्लाम धर्म के सर्वोच्च धार्मिक गुरु माने जाते थे। वैसी परिस्थिति में इनको पुनः स्थापित करना था, यह खिलाफत का उद्देश्य था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसने किया था? तो आपको याद होगा अली बंधुओं ने किया था, अली ब्रदर्स ने किया था, जिसे हम अली बंधु कहते हैं। और अली बंधु में 2 लोग आते हैं, मौलाना मोहम्मद अली का नाम आता है और मौलाना शौकत अली का नाम आता है। मौलाना शौकत अली का नाम आता है, इन 2 लोगों का नाम आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको याद है कि इन दोनों लोगों से बातचीत कर महात्मा गांधी ने क्या किया था? महात्मा गांधी ने इनको असहयोग में मर्ज करा लिया था, क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करना है तो उसमें मुसलमानों का सहयोग अपेक्षित है। और उन्होंने, महात्मा गांधी ने दिमाग लगाकर क्या किया था, इसको असहयोग से जुड़वा दिया था, यानी जो हमारा असहयोग आंदोलन से इसको जोड़ दिया था। क्यों भाई? क्योंकि जो ये खलीफा का आंदोलन था, उसकी पुनर्स्थापित करने का आंदोलन था खिलाफत, अगर वो असहयोग के साथ मिल जाएगा तो यहां पर हिंदू और हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी एक हो जाएंगे। ये गांधी जी की योजना थी। और आपको याद होगा कि इस खिलाफत आंदोलन की जो बैठक हुई थी तो उसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किया था। और परीक्षा में पूछता है कि यह बैठक कहां हुई, तो ध्यान रखना दिल्ली में बैठक हुई थी। और अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की जब बात आती है तो महात्मा गांधी का नाम आता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है। असहयोग आंदोलन के दौरान छात्रों को सरकार की ओर से विद्यालय में रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया, गलत बात है। असहयोग आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा हर वर्ग ने विरोध किया था। छात्र जो है सड़क पर उतरकर आगे आए थे, आपको याद होगा। तो छात्रों ने स्कूल और कॉलेजेस का बहिष्कार किया था, यानी शिक्षण संस्थानों का इन लोगों ने क्या किया था? स्कूल और कॉलेज यानी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया था इस टाइम पीरियड के दौरान। उसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षकों के अलावा वकीलों की, तो बहुत सारे देश के फेमस लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, वकीलों ने क्या कर दिया था? तो इस्तीफा दे दिया था, कामकाज को बंद कर दिया था, ठप कर दिया था। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली एक सर्वव्यापी असहयोग शुरू करना चाहते थे। यह भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी हुकूमत को भारत से बाहर निकालना होगा और अंग्रेजी हुकूमत को देश से बाहर भगाकर बातों को पूरा करना होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर जाएगा 1 और 3 सही है।
यानी सी विकल्प जाएगा। ये तो मैंने अपने तरफ से बता दिया इतनी बातें, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता है वो दिखेगा पेज नंबर 99 पर। आइए आपको दिखाते हैं। ये अंग्रेजी में प्रश्न लगाया हुआ है। जितने भी हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन ऑल्सो वॉच दिस सेशन एंड दे कैन हैव द क्वेश्चन इन इंग्लिश ऑल्सो, है ना। सो मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं इसके स्क्रीनशॉट को। ये जो है एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, पेज नंबर 99 है ये, और ये किताब का पन्ना वहीं से दिख रहा होगा, काट के फोटो लगाया गया है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान भी यह चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य का मतलब क्या, तुर्की है ना। और तुर्की का सुल्तान क्या होता था, तुर्की का जो खलीफ सुल्तान था वो खलीफा की उसको उपाधि प्राप्त थी। इस्लाम का धर्मोच्चगामी ने पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना मोहम्मद और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग शुरू करना चाहते थे। तो ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 3, ये स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया, है ना, सॉरी 1 हो गया, 1 हो गया। ये कथन आपका लिया गया है। इसको देखिए क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। ये बात मैंने आपको बताई। बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां लौटा दी। तो प्रश्न का जो है डिस्कशन आपको ये यहां पे 99 नंबर पेज पर मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान कहां के पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया? तो आपको पता है कि अभियान कहां चला था, गुजरात के खेरा में। खेरा के अंदर में असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था हमारे दोस्तों, तो खेरा के अंदर में क्या हुआ था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न का सही उत्तर खेरा हो जाएगा। खेरा गुजरात के अंदर में जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए, खेरा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भारी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई और गुंटूर में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे ने वन सत्याग्रह किए थे। तो ये जो गुंटूर है असहयोग आंदोलन के दौरान ये किस लिए जाना गया, तो वन सत्याग्रह के लिए जाना गया, मतलब जंगलों में सत्याग्रह के लिए जाना गया। अल्मोड़ा हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अल्मोड़ा हिमाचल प्रदेश में कर नहीं देने की बात कही गई, कर नहीं देने की बात कही गई। हालांकि कर नहीं देने की बात गुजरात के इलाकों में भी की गई थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जब आप असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी आधिकारिक रूप से शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी, यह भी ध्यान रखना है। जरा मुझे बताइए कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग चौरी चौरा के कारण बंद हुआ था। जरा कमेंट करके बताइए कि चौरी चौरा की घटना कितने तारीख को हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये इसका स्क्रीनशॉट है और मैं फिर से कहता हूं, याद दिलाता हूं कि ये फर्जी नहीं, ओरिजिनल एनसीईआरटी है, क्योंकि ऑफिसर्स एकेडमी कुछ भी इधर उधर का कोई काम नहीं करती है। ऑफिसर्स एकेडमी लगातार आपको एनसीईआरटी और वो भी ओरिजिनल कराती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्षमा चाहते हैं इसके लिए, थोड़ा सा कुछ काम आ गया था। कथन है यहां पर कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की घटना कब हुई तो आपको ही पता है। कई जगह 4 फरवरी भी मिलेगा, लेकिन बीपीएससी इसको 5 मानता है। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गांव में यह घटना हुई थी। इसमें हिंसा हो गई। आपको याद होगा कि जो चौरी चौरा पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें तो इस पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। कितने पुलिसकर्मी? 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। अब जब भीड़ हुई तो उसके बाद इन पुलिस ने केस किया और 170 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ था, जिसमें से 51 लोगों को फांसी की सजा भी मिली थी। ये तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन जब चौरी चौरा की घटना हुई तो उस समय महात्मा गांधी कहां पे थे, तो उस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। और महात्मा गांधी उस समय बाहर थे, बारदोली में ही थे। और महात्मा गांधी को सूचना किसने दी, परीक्षा में पूछता है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को सूचना दिया था दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने महात्मा गांधी को सूचना दी। और जैसे ही दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने इसकी सूचना दी, उसके बाद महात्मा गांधी ने सूचना के आधार पर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो यह कथन बिल्कुल सही है। कारण गांधी जी का मानना था कि हिंसा होने पर आंदोलन जारी रखना असंभव और अनुचित है। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है जिस विचारधारा पर चलते थे वो सत्य और अहिंसा की विचारधारा थी। इसलिए प्रश्न जो है ये भी सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन चला जाएगा। पेज नंबर 101 एनसीईआरटी की किताब है, चैप्टर 8 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इसका स्क्रीन, इंग्लिश वर्जन है ये।
महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर भी गोलियां चला दी थी। तो इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है, यह फर्जी नहीं दोस्तों, ओरिजिनल एनसीईआरटी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगती है आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही जो हैं हमें मोटिवेट करते हैं फ्री में यूट्यूब पर ऐसी और क्लासेस को लेने के लिए। अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस की क्लासेस ऐसी एनसीईआरटी वाली आती रहे तो कमेंट में हमारा उत्साह भी बढ़ाया करें। बताइए आप कमेंट करके कि क्लास कैसी लग रही है। एक महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी है, आप सभी जानते हैं कि ऑफिसर्स एकेडमी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देता है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 इन सभी विषयों की क्लासेस हमारे यहां नए ऐप पर शुरू हो चुकी हैं। 999 रुपए में हमारा बैच उपलब्ध है मेरे दोस्तों। इस बैच को आप परचेज कर अपनी तैयारी को आज ही शुरू करें, इस बात को ध्यान रखें। अगला प्रश्न ले लेते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, सविनय अवज्ञा और असहयोग, ये भी एनसीईआरटी से ही बनाया गया है। लेकिन देखिए, आइए देखते हैं। आपको ही पता है कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे, चौरी चौरा का कांड ये कब हुआ, 1922 में हुआ और डेट था 5 फरवरी, कुछ जगह 4 फरवरी। असहयोग आंदोलन की वापसी, तो यहां भी ये हो सकता है, नहीं देखिए फंसे ना। चौरी चौरा के कांड में 22 पुलिस वाले मारे गए थे, ये इसका सबसे उपयुक्त होगा। असहयोग आंदोलन की वापसी कब हुई, तो ये 1922 में इसको वापस ले लिया महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा कब पूरा हुआ, तो 1930 के अंदर में इसकी शुरुआत हुई। और असहयोग आंदोलन जो है ये कब, तो ये एक अहिंसक आंदोलन था। ये इसका मैच द फॉलोइंग हुआ। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, अब मिला लीजिए। ए का 2 होगा, ए का 2 यहां नहीं है, कट जाएगा। 3 नहीं है, कट जाएगा। लेकिन बाकी भी मिला लीजिए। बी का 4 होगा है, सी का 1 होगा है और डी का 3 होगा, ये भी है। उत्तर जाएगा सी विकल्प। देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 है। हमने 4 कथन लगाए हैं यहां पर। महात्मा गांधी ने हिंसक आंदोलन के खिलाफ थे। फरवरी 1922, देखिए पहला स्टेटमेंट, जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पर हमला कर उसे जला दिया। असहयोग आंदोलन, देखिए दूसरा स्टेटमेंट, वापस ले लिया गया था गांधी जी ने। 22 पुलिस वाले मारे गए थे, ये तीसरा स्टेटमेंट है। और चौथा 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन जनाधार के लिए काफी उपयोग हुआ, ये चौथा मैच द फॉलोइंग है। 1929 के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? आपसे पूछ रहा है, अंडर हुज चेयरमैनशिप और प्रेसिडेंटशिप वाज द रेजोल्यूशन फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड इन द 1929 सेशन। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर 1929 के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, तो आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, 1929 का अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। 1929 से ठीक पहले अगर 1927 का अधिवेशन याद हो, तो 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना नया लक्ष्य निर्धारित किया और लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज को घोषित किया। इन्होंने कहा कि ये पूर्ण स्वराज इनका लक्ष्य है, पूर्ण स्वराज हमारा नया लक्ष्य है। ये 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने इसकी घोषणा की थी। 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और उन्होंने प्रस्ताव पारित किए थे। आपको याद होगा दोस्तों कि इसी से संबंधित एक और प्रश्न आता है कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत के अंदर में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और यह भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के सभी महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर तिरंगा झंडा लहराया गया और बात आगे बढ़ी थी। हालांकि एक बात और ध्यान रखनी है कि 31 दिसंबर 1929 को इसी अधिवेशन में गुजरात में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा भी फहराया गया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे और यहीं पर संकल्प उठाया गया कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। पेज नंबर 102 से यह सवाल बनाया गया है। अब देखिए यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि इस जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पे 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पेज नंबर 102 है, एनसीईआरटी की क्लास 8 है और ये फर्जी नहीं दोस्तों, ये ओरिजिनल एनसीईआरटी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस इज अ ओरिजिनल एनसीईआरटी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द गिवन अमन। जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसमें इनकरेक्ट कौन सा है? भगत सिंह ने अपने साथी बीके दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। आप भी जानते हैं ये बात क्या है, ये बात सही है
है ना, ये बात तो बिल्कुल सही है। और इन्होंने इसका उद्देश्य भी बताया था। इन्होंने कहा कि ये बम जो हमने फेंका है इसका उद्देश्य बड़ा सीधा है कि हम उनके बहरे लोगों को सुनाना चाहते हैं, या यूं कहें कि बहरे को सुनाना चाहते हैं, धमाकों के माध्यम से बहरे को सुनाना चाहते हैं। हम किसी की हत्या नहीं चाहते, हम किसी का जान लेना नहीं चाहते, हम बस ये अंग्रेजी हुकूमत के कानों में ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हमें कमजोर ना समझो, हम अपने हक की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने 1928 में कानपुर में HSRA एसोसिएशन की स्थापना की थी। आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि HSRA की स्थापना कानपुर में नहीं हुई थी मेरे दोस्तों, कानपुर में नहीं हुई थी। आपको अगर याद होगा तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। कहां हुआ था? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। तो अगर हम दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान की बात करें तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान चंद्रशेखर आजाद हुआ करते थे, जिन्होंने इसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगत सिंह थे, BK दत्त थे और भी लोग थे, लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण HSRA में वही हुआ करते थे। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे पर कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बिल्कुल बहरों को सुनाना है। यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को फांसी मिली थी। आपको पता है कि जो सैंडर्स की हत्या हुई थी, आपको पता है कि ये वही सैंडर्स हैं जिसने लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई 17 नवंबर 1928 को। और लाला लाजपत राय की मृत्यु के पीछे जो व्यक्ति था, जो लाला लाजपत यानी लाल के मृत्यु के पीछे जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम सैंडर्स था। इन लोगों ने यह तय किया कि अब हम सैंडर्स की हत्या करेंगे, और उसी हत्या के जुर्म में इन लोगों को क्या किया गया? इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछा कौन सा असत्य कथन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य क्या है? बी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट आंसर। इसका बी हो जाएगा, बाकी सब सही है। यह भी स्टेटमेंट सही है। ये इसका अंग्रेजी वर्जन हो गया। यहां पर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। उन्होंने 1928 में, देखिए है ना, दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान, और यहां पे उन्होंने क्या दिया था? यहां पे उन्होंने दिया था भगत सिंह ने कानपुर में। तो यही मैंने काट के लिखा है कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। HSRA की स्थापना हुई 17 दिसंबर 1928 को। भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नाम के पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। इसी लाठीचार्ज के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय ने यहां पर एक कथन दिया था कि मेरे शरीर पर पड़ा हुआ अंग्रेजों की लाठियों का एक एक प्रहार अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। यह बात इन्होंने यहीं पर कही थी। एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है, तो आप याद रखना ये किसकी बात थी? तो लाला लाजपत राय की। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना है। तो यह बात भी ध्यान रखना है, यह भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन स्टेटमेंट है। देखिए जितना भी येलो किया हुआ है ना हमारे में, या हमारे अलावा और लक्ष्मण सर लेकर आते हैं सेशन, साजिद सर लेकर के आते हैं, अरुण कामत सर लेकर के आते हैं, जितने भी टीचर्स लेकर के ये सेशन आते हैं उनमें देखिएगा ये येलो किया हुआ है। येलो का मतलब क्या है कि ये पूरा पेज NCERT का है। NCERT में येलो वाले पोर्शंस का हमने इस्तेमाल किया है क्वेश्चन बनाते समय, मतलब प्रश्न बनाते समय हमने इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च, अच्छा एक बार कमेंट करके बताएंगे 23 मार्च को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 मार्च, अच्छा मैं लिख दूंगा नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा कि 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। आप जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है और ऑफिसर्स एकेडमी अपने रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमने अपने सीटेट के बैचेस को लॉन्च कर दिया है। आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, अपने साथियों को भी बता सकते हैं। पेपर 1 का बैच जो है 999 रुपए में रखा गया है, पेपर 2 का बैच भी 999 रुपए में रखा गया है, और कॉम्बो पैक जो है 1499 में रखा गया है। हमारे शानदार शिक्षकों की पूरी टीम आपको पढ़ाएगी, नोट्स मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ मिलेगा, है ना। एक एक चीज, पेडागोजी की भी क्लास होगी और CDP की क्लास तो मेरी ही मिलेगी। जैसा मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा भारत मुझे प्यार देता है, याद रखिएगा CDP के अंदर में भी वही दुलार में मांगूंगा, है ना। खूब मेहनत से आपको पढ़ाऊंगा, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए किसने तैयार किया था? तो देखिए आपको पता होगा कि कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनका मानना था कि महिलाओं की आवाज को कौन सुनेगा। ये जानती थी कि महिलाओं को भी प्रतिशोध में भाग लेना चाहिए, इनका मानना था कि महिलाओं को भी एक्टिव रहना चाहिए, और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने यह तय किया कि महिलाओं को, इन्होंने गांधी जी से निवेदन किया और अंत इनके निवेदन को महात्मा गांधी ने स्वीकार भी किया था। यह NCERT के पेज नंबर 103 पर मिलेगा, क्लास 8 की NCERT है। आइए दिखाता हूं, ये कटिंग NCERT का लगा हुआ है, बॉक्स में बना हुआ है। देखिए इन्होंने कहा महिलाओं ने आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। मतलब गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि महिलाएं इसमें भाग लें,
ये बात ये कहना चाह रहा है। आखिरकार सरोजनी नायडू ने इस बात के लिए तैयार किया कि वो महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने दें। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहां पर कमला देवी चट्टोपाध्याय नहीं होगा, सॉरी फॉर दिस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सरोजनी नायडू हो जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कमला देवी चट्टोपाध्याय यहां पर शामिल हुई थी, ये महारानी हुआ करती थी, लेकिन एक छोटी सी भूल हुई है मुझसे, इस भूल को स्वीकार करें। प्रश्न का उत्तर सरोजनी नायडू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहे हैं दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार समाप्त करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। बिल्कुल सही बात है। गांधी जी ने उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए कानून को सार्वजनिक तौर पर उल्लंघन किया। यह भी बात बिल्कुल सही है। दांडी मार्च की सफलता के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। नहीं भाई, दांडी से तो पहले ही कर लिया था। दांडी की यात्रा शुरू हुई 1930 में और पूर्ण स्वराज की जब बात आती है तो पूर्ण स्वराज आया 1929 में। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, यानी 1 और 2 यानी ए आंसर हो जाएगा। दांडी की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले पूछता है दांडी किस जिले में आता है, तो याद रखिएगा नौसारी जिले में पड़ता है। ये नौसारी जिले के अंदर में पड़ता है। महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ प्लस 1 महात्मा गांधी यहां से निकले थे। आपको पता है कि ये निकले थे 12 मार्च को और पहुंचे थे 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिया था। इसमें आपको पता है कि 24 दिनों की यह पदयात्रा हुआ करती थी। 385 किलोमीटर की पदयात्रा हुआ करती थी। अगर मील में कन्वर्ट करेंगे तो 240 मील की पदयात्रा हुआ करती थी। महात्मा गांधी में बिहार के सिर्फ एक व्यक्ति थे इसमें, गिरिवरधारी चौधरी। इन्हें मैथिल गांधी भी कहा जाता था। चौधरी, इन्हें मैथिल गांधी भी कहा जाता था। अगली बात अगर हम करें इसमें तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी को इस बात का आशंका था कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन गांधी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए लोग जुड़ते गए और गांधी का यह आंदोलन सफल हो गया। जब गांधी दांडी पहुंचे तो इन्होंने 13 सूत्रीय कार्यक्रम लोगों को बताया कि जो जहां है वहीं से विरोध करे। इनकी तरह एक और पदयात्रा भारत में हुई। यहां पर मालाबार के तट में के केलप्पन और के माधवन ने पदयात्रा की। इस इलाके के अंदर में क्या हुआ, यहां पर सी राजगोपालाचारी ने पदयात्रा की। बिहार में चौकीदारी कर का विरोध हुआ। आंध्र प्रदेश में वन कानून का उल्लंघन हुआ। मध्य प्रांत में वन कानून का उल्लंघन हुआ। यहां पर गुजरात में कर नहीं देने की बात कही गई। यहां पर रानी गाइडेन्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पर जदोनांग ने इनकी हत्या कर दी गई। यहां पर पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्तिया आंदोलन चला, है ना, सीमांत गांधी के नेतृत्व में या खान अबुल गफार खान के नेतृत्व में लाल गफर आंदोलन हुआ। तो ये सारी चीजें जो है भारत के अंदर में इसी टाइम पीरियड पर हुई थी। देखिए ये प्रश्न जो है 2 पेजों को मिलाकर बनाया गया है। पेज नंबर 1 पर 102 और पेज नंबर 103। देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहां पर 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। मतलब ये क्लियर हो गया कि सरकार की मोनोपोली हुआ करती थी वहां पर। दूसरी बात, गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी, देखिए यहां पे एरर दिया है, 240 किलोमीटर नहीं होगा, मील होगा। एनसीईआरटी से भी कभी कभी चूक हो जाती है ना। और वहां पर उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी में उबालकर नमक बना दिया था, है ना। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। उससे एक और महत्वपूर्ण जानकारी, आप सभी जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की पूरी तैयारी ऑफिसर्स एकेडमी कराता है। इसके लिए हमारा एक एक्सक्लूसिव चैनल है। मैं आप सभी लोगों से अभी रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और जाके सर्च कीजिए IAS PCS बाय द ऑफिसर्स एकेडमी और जाकर एक बार देखिए कि जो पढ़ाई हम फ्री में यहां पढ़ा रहे हैं वो शायद लोग पैसा लेके भी नहीं पढ़ाते होंगे। आप अभी इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए। आप रुकिए, जाइए यूट्यूब पर, अभी सर्च कीजिए ऊपर में IAS PCS बाय द ऑफिसर्स एकेडमी और जाकर उस चैनल को देखिए। दिल आपका अगर नहीं खुश हो गया तो जो कहिएगा और देख के वापस आइए और बताइए, और कमेंट में मैं इंतजार भी करूंगा और आप बताइएगा भी कि आपको मेरा ये कैसा लगा सजेशन, IAS PCS का चैनल कैसा लगा, उस चैनल की पढ़ाई कैसी लगी। मजा आ जाएगा आपको, जाकर देखिए। हमारे बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं, ऑफर चल रहा है अभी 2999 नहीं, सिर्फ 999 रुपए में हमारे बैचेस उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, 9वां प्रश्न देखिए। कह रहा है किस अधिनियम के तहत सरकार ने प्रांतों में पूर्ण स्वायत्ता का प्रावधान किया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रांतों में पूर्ण स्वायत्ता कहां दिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिया गया। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट आया, यहीं पर बैंक आया, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारतीय जनता के साझा संघर्ष के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे और इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। यहां 7 नहीं, 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनी। 6 में
मंत्रिमंडल बना था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। 5 इस 8 के अंदर में 5 जो है पूर्ण बहुमत की थी और 3 जो है गठबंधन की सरकारें थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी त्रुटियां रहती हैं, उनको दूर कर लिया जाएगा। हालांकि ये एनसीईआरटी का पेज है। आज की क्लास का आखिरी सवाल, 1939 में कांग्रेस सरकारों का इस्तीफा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सरकार बनी 1937 के अंदर में, इन सरकारों ने 28 महीने के बाद इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर में बिना भारत के लोगों को बताए हुए, बिना भारत के लोगों को परमिशन लिए हुए, भारत को बिना बताए हुए भारत को शामिल कर लिया गया। जैसे ही भारत को शामिल किया गया, भारत के नेता बिखर गए और उन्होंने कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है, और तब जाकर कांग्रेस ने 28 महीने की सरकार से इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, इसकी खुशी पर एक पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, उसने एक दिवस मनाया। जरा कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसने कौन सा दिवस मनाया था। उसने मुक्ति दिवस मनाया था। चलो मैं ये भी बता देता हूं, उसने मुक्ति दिवस मनाया। अब जरा मुझे एक सवाल बताओ कि इसका डेट क्या था। एग्जाम में ये डेट पूछता है, मुक्ति दिवस कब मनाया मुस्लिम लीग ने? ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को युद्ध में पूर्ण भागीदारी के बदले स्वाधीनता देने से साफ इनकार कर दिया था। यह भी बात बिल्कुल सही है ना। और बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में इसलिए देखा जाना चाहिए क्योंकि सरकार ने देने से मना कर दिया था। ये भी बात सही है, इसलिए इसको हम क्या ले लेंगे? इसको ए ऑप्शन ले लेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और पेज नंबर जो है 104 लेंगे। देखिए इसमें ए ले सकते हैं कि नहीं, एक मिनट रुक जाइए जरा। 1939 में सरकारों का इस्तीफा हुआ, शासन के विरुद्ध एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा गया। क्यों राजनीतिक संदेश के रूप में देखा गया? क्योंकि सरकार ने कांग्रेस को युद्ध में पूर्ण भागीदारी के बदले स्वाधीनता देने से साफ इनकार कर दिया था। ये इसका कारण था कि बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा गया और सरकारों ने इनके ऊपर एक्शन लिया, इस्तीफा दिया। ए बिल्कुल सही जाएगा। आइए देखते हैं स्क्रीनशॉट में, ये अंग्रेजी है इसका। प्रांतीय स्तर पर 2 साल में कांग्रेसी शासन ने सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छुड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेस सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। 28 महीने की सरकार थी। 104 नंबर पेज में है ये, और इसके साथ ही ये हमारा थैंक यू का बटन है। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इसी चैनल पर आप बने रहें। जय हिंद और नमस्कार।